नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। मैं हूं मोनालिसा। फल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमारे जीवन में फलों का अहम स्थान है क्योंकि ये न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि हमारे पोषण का भी ख्याल रखते हैं। इसके अलावा फलों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, लिहाजा जो किसान है उनकी आमदनी का भी ये अहम स्रोत है। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस की, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है, फलों के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है, इसके साथ ही फल उत्पादन के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज हम विचार विमर्श में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग में IRI पूसा नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर सचिन S सुरोशे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है कीट विज्ञान संभाग से IRI पूसा नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रधान वैज्ञानिक है मृदा विज्ञान संभाग से IRI पूसा नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इसके साथ ही आइए विचार विमर्श कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बातचीत को यहाँ पर शुरू करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। हर साल 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है। फलों और सब्जियों की अहमियत को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत फल उत्पादन में नंबर 2 पर आता है। विश्व में चीन के बाद फल उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के कुल फल उत्पादन का 12.8% उत्पादन भारत में ही होता है। साल 2019-20 में 102.1 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ था। फलों के उत्पादन के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि खाद्यान्न की तुलना में फलदार फसलों से प्रति इकाई क्षेत्र कहीं ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। पपीता, केला और अंगूर फल इसके उदाहरण है, जिनकी पैदावार परंपरागत फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से कई गुना ज्यादा मिलती है। सरकार भी फलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए समय समय पर बागवानी फसलों को प्रोत्साहित और आर्थिक मदद देने के लिए योजनाएं भी चलाई जाती हैं। भारत की मिट्टी और जलवायु की विविधता भी सभी तरह के फलों की खेती के लिए अनुकूल है। फलों की खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। फलदार पेड़ शुष्क कृषि क्षेत्रों, वर्षा आधारित क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी, बंजर और पड़ती भूमि पर भी रोपे जा सकते हैं। हमारे देश में कई तरह के फल वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर करीब 28 फल वृक्षों की खेती ही प्रचलित है। विश्व परिदृश्य में आज पोषण सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ताजे फलों जैसे आम, पपीता, सेब, केला, अंगूर, अनार, लीची, अमरूद, मौसमी और सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर और किशमिश की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार फल उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने में लगी है। इसके लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को इसमें शामिल किया है। इससे लोगों की पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। बता दें कि विश्व के प्रमुख फल उत्पादक देशों में चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली और टर्की शामिल है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। और जैसा कि हमने देखा है इस रिपोर्ट में भी कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जाहिर तौर पे फलों का एक अहम स्थान हमारे जीवन में है। क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का? देखिए, अगर हम इसका जो इतिहास है अगर हम उस पर जाएं तो जो सोशल व्यवहारिक यूनिवर्सिटी जो बर्लिन में थी, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जो कुछ बच्चे थे जो सोशल साइंसेस की स्टडी कर रहे थे, सामाजिक विज्ञान की स्टडी कर रहे थे, और उनके दिमाग में एक बात ये आई कि हम सब लोग कुछ ऐसा काम करें जिसको हम मिलके कर सकें और जो समाज के लिए भले की बात हो। तो उन्होंने एक शब्द सोचा, शेयरिंग मील, कि जो हम खाते हैं उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करें।
और धीमे धीमे वहीं से उस चीज़ का जन्म हुआ। और 1 जुलाई 2007 से इसकी शुरुआत हुई, और जिसमें सबसे पहले 400 लोगों को फल या फल से जुड़े हुए उत्पादों को बांटा गया और उन्हें ये सिखाया गया कि भाई हम इनको अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में इसको एक त्योहार की तरह मनाएं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि इस त्योहार को हर संप्रदाय के लोग बनाएं। अगर हम इसको, फलों को खाने को अगर हम त्योहार की तरह मनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरी जो इसके पीछे फिलॉसफी थी वो ये थी कि एक तो हम खाएं ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही साथ यूएनओ ने पिछले वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी दिवस इसलिए मनाया क्योंकि हम लोगों को ये भी बताएं कि जो हमारा नुकसान होता है 20 से 25% हम उसको भी रोकें। तो हम लोग इतने कॉशियस हों, क्योंकि हमारे देश में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें 20 से 25% जो है उत्पाद जो औद्यानिकी फसलों का है उसका नुकसान होता है। और वो नुकसान कहाँ होता है कि फल खेत से लेके और बाजार तक आने में। जबकि विदेशों में भी वही हाल है, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित कंट्री हैं, वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पे रिटेलर से और कंज्यूमर के बीच में नुकसान होता है। तो ये दो पर्पज रहे कि एक तो हम अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए फलों को खाएं और उसको त्योहार के रूप में खाएं ताकि सब लोग उसको मनाएं, और दूसरा हम किस तरह उनको लेकर के एक जागरूकता लोगों में आए, ये बेहद जरूरी है। एक तो जो बर्बादी है उसे रोकना मकसद है, दूसरा लोग इसको खाएं एक उत्सव की तरह ताकि जो इसका पोषण है वो लोगों को मिले। इस लिहाज से भी इसे मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर विनोद, यही आपसे समझना चाहेंगे कि पोषण सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, खासतौर पे भारत जैसे देश में अगर देखें तो फलों की क्या अहमियत है? सबसे पहले हम किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप बागवानी या फलों वाली फसल लेने जाते हैं तो उसको उगाने से पहले जो हमारी परंपरागत तरीके से जो बागान लगाते हैं उसकी जगह आप आधुनिक तरीके से अपने बागान को लगाएं और कोशिश करें कि बागान लगाते समय उससे संबंधित सारी जानकारियां संबंधित संभाग से ज़रूर ले लें, क्योंकि आज की पीरियड में इतनी अच्छी हमारे पास वैरायटियां हैं, चाहे हमारे मैंगो की होगी, सिट्रस में हो, लेमन में हो, पपाया में हो, हर एक उसमें हमारे पास अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो मैं अपने सब किसान भाइयों से सबसे पहले यही कहूँगा कि अपना बागवानी में जाने से पहले अपना जो परंपरागत बागवानी कर रहे हैं वो अपनी आधुनिक बागवानी की तरफ अग्रसर हों। जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सचिन, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किसानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर विनोद, हमें बताएं कि जो बागवानी का क्षेत्र है हमारे किसानों के लिए ये कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि खाद्यान्न फसलों के मुकाबले जो बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन है वो काफी ज्यादा हो रहा है। ऐसे में किसानों के लिए आमदनी के लिहाज से ये क्षेत्र कितनी संभावनाओं भरा है? बहुत मैडम, बागवानी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में संभावनाएं हैं। जैसे अभी हमारे साहब ने बताया, शर्मा साहब ने, विश्व जो फल दिवस है उसकी उन्होंने जैसे जो महत्व है वो बताया, और हमारा जो उत्पादन है इस बार 100 मिलियन टन के ऊपर पहुंच गया है और कई फलों में हम नंबर 1 है, लेकिन ओवरऑल हमारी जो नंबर है हमारा नंबर 2 पे है। और किसान जितने बागवानी की तरफ जितने भी राज्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर बढ़े हैं, जैसे महाराष्ट्र से मैं आता हूँ, मुझे पता है अनार जहाँ हमारा जो क्षेत्र था पहले 90,000 हेक्टेयर था तो अभी 3 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है, क्योंकि उसको अनार को डॉलर क्रॉप के हिसाब से भी जाना जाता है। और जो किसान जिसके पास 3 एकड़ या 5 एकड़ जो ज़मीन थी उसने आराम से उसमें अनार लगाया और काफ़ी किसानों को काफ़ी उससे पैसा भी पाया गया है। तो इसी तर्ज पर, अनार के तर्ज पर काफ़ी किसान दूसरे जो फल के बागवानी फसल है वो भी लगा रहे हैं और इसमें काफ़ी संभावना है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राधा मोहन, जैसे कि आपने बताया हमें शुरुआत में ही कि ये जो फल हैं वो खाए तमाम लोग और इसके लिए एक दूसरे को बांटे, इस तरह से एक परंपरा की शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बहाने। चाहूंगी आप हमें बताएं कि किस तरह से पोषण सुरक्षा जो है इससे हमारी जुड़ी हुई है। देखिए, फलों को हम प्रोटेक्टेड फूड भी कहते हैं जी, क्योंकि मैं अभी हाल ही में एक मेडिकल साइंस का एक डाटा आया जिसमें कहा गया है कि लगभग 25 से 26 लाख लोग जो विश्व में मरते हैं वो कम सब्जी और फल खाने से मरते हैं, जिनमें खास करके 31% शेयर उन मरीजों का है जो दिल के मरीज होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोषण के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है कि कम फल और सब्जी खाने से लगभग 25 से 26 लाख लोगों की मृत्यु होती है पूरे विश्व में।
और वो ज़्यादातर दिल के मरीज होते हैं, उसमें कुछ कैंसर के भी बहुत सारे मरीज होते हैं। तो एक तो जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है फलों का। दूसरा ये है कि 3 बातें आती हैं। एक तो हम बीमार जब पड़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप मौसमी लीजिए, आप लाइम का जूस लीजिए ताकि आपकी रिकवरी तेज हो। दूसरी बात आती है कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो मेंटेन कैसे रहे, उसके लिए भी हमें अलग से फल खाने की आवश्यकता है। और तीसरा, जैसा कि कोविड के दौरान आपने देखा कि विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी रही और विटामिन सी काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ कोरोना रिकवरी में। तो हम जो है जो इम्यूनिटी को अपनी को कैसे बढ़ाएं, तो इन 3 तरह से फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी रिकवरी, हमारा मेंटेनेंस और हमारी इम्यूनिटी। इन तीनों चीज़ों के लिए फलों का सेवन बहुत आवश्यक है। और अलग अलग तरह के फल अलग अलग तरह के पोषक तत्व देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर खाद्य सुरक्षा के लिहाज से कि आपकी थाली में जो है जो 7-8 तरह के फल हैं उनमें कम से कम जो आधी एनर्जी आपकी दिन की हो वो सब्जी, फल और हरी सब्जियों से होनी चाहिए और ट्यूबर क्रॉप की होनी चाहिए। बाकी आप सीरियल लें, ऑयल सीड, जो कुछ भी आप लेते हैं, नट्स लें, लेकिन आधी एनर्जी जो आदमी की दिन में ज़रूरत होती है, 2700-2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक आदमी को, तो उनका मानना है कम से कम 1200-1300 किलो कैलोरी ऊर्जा जो आपको मिले वो ऑर्गेनिक फसलों से मिले, फलों से मिले, सब्जियों से मिले। बिल्कुल, यानी कि जब बीमार पड़ते हैं उस समय तो फल खाने की जरूरत होती है, लेकिन ये हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसके लिए अलग अलग तरह के फलों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं उनमें। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो कह सकते हैं डॉक्टर विनोद कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि भारत जैसे देश में हैं, क्योंकि कई तरह के फल हमें यहाँ पर मिलते हैं। बताएं हमें कि हमारी मिट्टी और जलवायु की ऐसी क्या खूबी है कि इतने तरह के फल हमें यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आप जिस मिट्टी में बागवानी करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी बागवानी के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि आपकी बलुई दोमट मिट्टी है तो ये बागवानी के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। पर लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ किसान भाई हमारे जो बागवानी की ओर जब जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जहाँ हमारी बंजर भूमि है या ऊसर मिट्टी है या हमारी इस तरह की मिट्टी है कि जिसमें हम अपना फसल वाली फसलें नहीं ले सकते, उसके लिए वो बागवानी के लिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, यदि आप ऐसी मिट्टी में भी आप बागवानी के लिए जाते हैं तो सब उसमें ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी और जो आपका खेत है वो पूरा समतल होना चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद अपनी मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, क्योंकि जब आप अधिक से अधिक कार्बनिक खादों का प्रयोग करेंगे, उचित जल निकास की व्यवस्था होगी, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होगी, तो आप जो है जो बंजर भूमि है या ऊसर भूमि है उसमें भी आप बागवानी लगा सकते हैं और अच्छी से अच्छी फसल ले सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर राधामोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो देश है उसकी जो टोपोग्राफी है उसमें तमाम तरह की स्थितियां हमें नजर आती है। पहाड़ी क्षेत्र भी है, तो बंजर भूमि भी है, तो रेगिस्तानी इलाका भी है, और जो मैदानी इलाका है हरा भरा वो भी मौजूद है। तो क्या ये चीजें जो है वो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनाती है कि फलों के जो उपलब्धता है हम देखते हैं कि वो बहुत ही तरह तरह की हमें मिल पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जलवायु विविधता बहुत है। हमारे पास बहुत सारी सब्जियां तो ऐसी हैं कि पूरे साल मिल जाती हैं कि जब हमारे यहाँ ख़त्म हुआ तो पहाड़ों से आ जाता है। तो हमारे यहाँ खास करके 3 तरह के फल लगते हैं। एक तो वो फल जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं, न बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करते हैं और एक मॉडरेट टेम्परेचर में होते हैं साल भर, जिनके लिए आवश्यक है। वो ट्रॉपिकल फल होते हैं जिनमें हमारा समुद्र के किनारे का एरिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तो ये हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम जिसको कहते हैं। सेकेंड जो आता है सब ट्रॉपिकल, जिसमें हम लोग दिल्ली के आसपास का एरिया, सेंट्रल इंडिया है, उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जिसमें हमारा आम, लीची, नींबू बरगद फल, अमरूद और बहुत सारे फलों की विविधता है, बेल, बेर, तो हम उनका आनंद लेते हैं जी। और तीसरे प्रकार के जो फल हैं वो पहाड़ी फल होते हैं जिनको हम टेम्परेट फ्रूट्स कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, अलूचा और आड़ू, अखरोट, बादाम, पिस्ता। तो ये जो फल हैं वो पहाड़ी फल हैं। तो हमारे क्षेत्र में तीनों तरह के फल सफलतापूर्वक उगाए जाते हैं, ट्रॉपिकल भी, सब ट्रॉपिकल भी और टेम्परेट भी। इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर समय जो वर्ष में हमारे यहाँ
ताजे फल उपलब्ध रहते हैं किसी न किसी स्वरूप में। बिल्कुल। डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो फल हैं, जैसे कि डॉक्टर राधा मोहन ने भी हमें बताया कि हम खाना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पोषण के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो जाहिर तौर पर बाकी जो तमाम तरह की खेती होती है, हम देखते हैं कि रसायनों का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन फल चूंकि हम पोषण के लिए ही खा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसमें अगर रसायनों का इस्तेमाल न हो तो ही बेहतर है। तो जैविक खेती जो फलों की है वो किस पैमाने पर यहाँ पर की जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे। सही बताया मैडम आपने। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले जो रिपोर्ट आई है, हमारा जो चाय जो निर्यात होता है, तो बहुत से कंट्रियों ने हमारा जो कंसाइनमेंट है रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कीटनाशकों के जो अवशेष है उसमें ज़्यादा पाए गए हैं। तो सबसे पहले हमको अगर कीटनाशकों के अवशेष अगर कम करना है जी, फल पौधों में या अन्य पौधों में भी, तो आपको कई प्रकार के जैविक आपके पास टूल्स है, तो उसका इस्तेमाल आपको करना ज़रूरी है। जैसे आपके पास बहुत से फफूंदनाशक को ऐसे फफूंदनाशी जीवाणु हैं, फिर आपके पास फेरोमोन ट्रैप्स है जो किसान लगा सकता है। मॉनिटरिंग में कई बार ऐसे पाया गया है कि किसान अन्य से लिए छिड़काव करते हैं जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि कैलेंडर उसको ऑपरेशन उसके पास दिया जाता है जी। तो उसको पहले निगरानी करनी चाहिए कि किट आया है कि नहीं। अगर किट आया है तो फिर उसकी जो मात्रा है वो उसकी जो आर्थिक स्थिति की दर होती है उससे कम है, ज़्यादा है। तो मैंने जैसे बताया कि येलो ट्रैप्स है, ब्लू ट्रैप्स है। येलो ट्रैप से वो सफ़ेद मक्खियों को पकड़ सकते हैं। फिर फेरोमोन ट्रैप्स है, उसमें आप कई ट्रैप्स है जिसमें 10 या फिर 20 या 50 तक प्रति एकड़ में आप हेक्टर में लगा सकते हो, तो उससे काफ़ी उसका कीटनाशकों का आप उपयोग कम कर सकते हैं जी। और जैसा ही आपने बताया कि इसके अवशेष काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो हम जब भी फल लेते हैं, तो जब भी उपभोक्ता फल खरीदता है मार्केट से, तो सबसे पहले उसको पानी में अच्छे से भिगो के रखें आधा 1 घंटा। फिर अगर आप उसको टैप वाटर से अच्छे धो लेते हो तो अच्छा 60 से 70% जो भी अवशेष है उसके ऊपर कीटनाशकों के वो कम हो जाते हैं। और सब्जियों के बारे में तो कुछ बताना नहीं, क्योंकि हम इंडिया में हम अच्छे से कुक करते हैं, तो कई प्रकार के जो कीटनाशकों के जो अवशेष होते हैं वो वहीं उसका ये हो जाता है, खत्म हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो इन उपायों को जरूर किसानों को अपनाना चाहिए जब वो फलों की खेती कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद, फलों की खेती अगर शुरू करना चाहे कोई किसान, बाग लगाने की सोचे, तो उसके लिए जो मिट्टी की तैयारी है उन्हें किस तरह से करनी चाहिए? मैं सबसे अपने किसान भाइयों को, जैसे मैंने अभी बताया कि बागवानी करने से पहले अपने खेती की तैयारी करते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप बागवानी जिस खेत में करने जा रहे हैं उसकी तैयारी करते समय उसकी मृदा जांच अवश्य करा लें जी। मृदा जांच से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा। और मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि मृदा जांच के साथ साथ अपने जो पानी का सोर्स है, चाहे आपका ट्यूबवेल का सोर्स है, चाहे अदर कोई सोर्स है, जो पानी आप उस बागवानी में लगाएंगे उसकी भी साथ साथ जांच करा लें। होता क्या है कि आप बिना मिट्टी की जांच कराए, बिना पानी की जांच कराए आप सीधे बागवानी के लिए चले जाते हैं। तो हमारे कुछ बागवानी वाली ऐसी फसलें हैं कि जिसमें जैसे डिफरेंट पीएच मान है, या उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें कहते हैं कि सॉल्युबल साल्ट्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपकी फसल जो है सर्वाइव नहीं कर पाती। आप कोई भी पेड़ लगाएंगे और वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं अभी आप सभी से कहूँगा कि पहले मिट्टी की जाँच कराएँ, और मिट्टी की जाँच कराने के बाद जब आपको पोषक तत्वों के बारे में पता लग जाए कि हमारे पोषक तत्वों का स्तर क्या है, उसकी मिट्टी की पीएच क्या है, और उसकी सॉल्युबल साल्ट उसमें लवण कितना है जी। उसके आधार पर जब आपको अपनी उस रिपोर्ट को जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आप उन रिपोर्ट को एक बार चेक करा लें, और चेक कराने के बाद वो सिफारिश करेंगे कि आपका इतना पीएच है, तो आप इस फसल को, ये फल वाली फसल को आप लगा सकते हैं। आपका इतना साल्ट है, इस साल्ट के साथ आप इस फसल को लगा सकते हैं। और मैं इसके साथ साथ कहूँगा, जब आपको पीएच और ईसी पता लग जाए तो उसके बाद में आपको पोषक तत्वों की भी निगरानी करनी है और देखना है कि उस जो जांच कराई है मिट्टी की उसमें पोषक तत्वों का स्तर क्या है। पोषक स्तर के हिसाब से अपने पोषक तत्वों को जो डिफरेंट हमारे सोर्सेज हैं, चाहे अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, बहुत से हमारे पोषक तत्व, म्यूरेटा पोटास है, उनके द्वारा आप जो उचित मात्रा में जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हों उनको आप वहाँ डाल सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मिट्टी की जाँच कराने से पहले आप मिट्टी के नमूने को अच्छी तरह से वहाँ से लेना चाहिए। कम से कम 1 एकड़ से 2 या 3 सैंपल लें, और लेने के बाद
जब स्पेशली बागवानी के लिए जाते हैं तो मिट्टी की गहराई का अवश्य ध्यान रखें। जनरली किसान हमारे क्या करते हैं कि जो सरफेस सॉइल होती है 0 से 15 सेंटीमीटर की, उसका नमूना लेके बागवानी के लिए चले जाते हैं। अच्छा। पर मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा, जब भी आप बागवानी के लिए जाते हैं तो कम से कम आप मिट्टी के 3 नमूने एक गड्ढे से जरूर लें, जिसकी गहराई 0 से 30 सेंटीमीटर होगी, 30 से 45 सेंटीमीटर और 45 से 60 सेंटीमीटर। और जब 60 सेंटीमीटर गहराई का 3 नमूने एक गड्ढे से बन जाएंगे, उनकी जांच कराएं। उसके आधार पर जो तुम्हारा स्पेशलिस्ट है, जांच करना बेहद जरूरी है अगर आप बागवानी के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। आइए कुछ अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार फलों की जो खेती होती है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी हासिल करें। डॉक्टर राधा मोहन, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे देश के, वहां पर किन किन तरह के जो फल हैं वो अधिकतर उगाए जाते हैं? देखिए, वहाँ पे अगर मुख्य हम श्रेणी देखें तो 3 तरह के फल हैं। एक फ्रूट जिनको हम गुठली वाले फल कहते हैं, स्टोन फ्रूट कहते हैं, एक पॉम फ्रूट कहते हैं, और तीसरा नट्स होते हैं जी। तो जो गुठली वाले फल हैं उसमें पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेरी, ये जो फल हैं वो उगाए जाते हैं। और इन फलों की खास बात यह है कि इनकी जो भंडारण क्षमता है वो बहुत कम होती है। अच्छा। जैसे प्लम है, खुबानी है, इनको बहुत जल्दी तोड़ के बाजार में बेचा जाता है। जी, जी, जी। और दूसरे तरह के फल होते हैं जिनको हम पॉम फल कहते हैं, जिसमें आपका नाशपाती है और सेव है। ये थोड़े से ऊंचाई वाले स्थानों पर होते हैं और इनमें काफ़ी विविधता है। सेव की बहुत सारी, एक हजारों वैरायटी हैं जो सेव की हम लगाते हैं। और नाशपाती की जहाँ तक बात है वो ये है कि नाशपाती की जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा, वो पहाड़ों से लेके और पंजाब और दिल्ली तक भी हम उसको कर सकते हैं। प्रजातियाँ उसकी अलग अलग हैं। साथ ही क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है कि ज़्यादातर रोड जो होते हैं वो नाले या नदी के किनारे होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का उतना अच्छा साधन नहीं है, तो वहाँ पे हमें प्लम, खुबानी जैसे फलों को उगाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भंडारण क्षमता बहुत कम है। तो ऐसे खेत या ऐसे बाग जो रोड से थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है, वहाँ पे हम अखरोट, बादाम या पिस्ता जैसी फसलों को हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि क्योंकि उनकी भंडारण क्षमता बहुत होती है। अगर वो अपने घर पे भी 10 दिन 15 दिन रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथी जो कैटेगरी आती है वो बेरीज की होती है, जिसमें आपका कीवी फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी है। तो स्ट्रॉबेरी की भी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। कीवी फ्रूट जो कि आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, और उत्तर भारत के कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश में भी उसकी खेती जो है व्यावसायिक स्तर पर शुरू हो गई है। तो उसकी भी अपार संभावनाएं हैं। तो ये जो है पहाड़ी फल हैं जिनको हम सफलतापूर्वक देश में उगा रहे हैं। फल हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट है और इनकी मांग भी बहुत ज्यादा बनी रहती है। इनकी खेती के दौरान किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही बागवानी से जुड़े जो किसान हैं उनके लिए किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, इस पर बात करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज हम अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस पर चर्चा कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि किस किस तरह से जो पर्वतीय इलाके हैं उसमें कई तरह के फल किसान उगा सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन फलों को उगाने के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर विनोद बताएं कि ये जो फल हैं जिनके बारे में बताया डॉक्टर राधा मोहन ने कि किस तरह से बेरीज हैं, गुठली वाले फल हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो इनकी जब खेती करते हैं बागवान तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताऊंगा कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि मिट्टी की जांच करा लेने के बाद आपको अच्छे उत्पादन के लिए जो आपके मुख्य पोषक तत्व हैं उन मुख्य पोषक तत्वों को
संतुलित मात्रा में और इंटीग्रेशन के साथ एकीकृत रूप से तुम्हारी जो कार्बनिक खाद है उनका प्रयोग करते हुए आप अच्छी गुणवत्ता का अच्छी फसल उत्पादन ले सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, उसके साथ ये FYM डाल सकते हैं। गोबर की खाद के साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट की जगह कंपोस्ट भी मिलता है, कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उर्वरता और गुणवत्ता वाला दोनों ही तरह के आपको फ्रूट चाहिए, तो उसके लिए आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के बगैर फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। और अधिकतर हमारे जो भारत देश में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकतर मृदाओं में कमी पाई जाती है। इसीलिए मिट्टी की जांच कराते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी एनालिसिस, उसका विश्लेषण अवश्य करा लें, जिसके आधार पर आप पोषक तत्वों को देंगे, क्योंकि हर पोषक तत्व का अपना पूरा रोल होता है। तो इसीलिए आप जांच के बाद उन जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा, संतुलित मात्रा आप उसमें प्रयोग करें, और जिससे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट आपको मिले। बिल्कुल, तो अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखना भी बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र के फल हैं, इन्हें किस तरह के कीटों का प्रकोप जो है उसकी आशंका रहती है और किसानों को क्या उपाय अपनाने चाहिए? जैसे सर ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में 3 प्रकार के जो फल होते हैं, इसमें मैडम सबसे ज़्यादा जो चूसक कीट है ना, जैसे भी ठंडा थोड़ा कम हो जाता है या फिर उसमें चूसक कीट का काफ़ी प्रकोप होता है। उसमें वाइट फ्लाई है, फिर उसमें माऊ एफिड्स है और कुछ फ्रूट बोरर्स भी है मैडम उसमें। तो इसका प्रकोप कम करने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आर्थिक जो सीमा स्तर है सभी जैसे भी फल है, सब फलों में अलग अलग होती है सब कीट के लिए। तो अगर सबसे पहले निगरानी करें कि कीट है या नहीं। अगर कीट है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति दर कम है या ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तभी छिड़काव करे या तो ना करे। और जब किसान मार्केट में जाता है तो हमारे जैसे भारत देश में कम कीटनाशक के जो अन्य प्रकार है उसके 309 प्रोडक्ट्स भारत देश में पाए जाते हैं। तो उसमें जैविक नियंत्रण के लिए सिर्फ किसानों के पास बहुत कम उत्पाद है, उसमें सिर्फ 15 ही उत्पाद है जो जैविक नियंत्रण के लिए उत्पाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 309 में से हर स्टेट में हर उत्पाद उनको मिलेगा या ना मिलेगा ये हम बता नहीं सकते। तो जब वो दुकान में जाए तो सबसे पहले इंटरनेशनल जो मल्टी नेशनल कंपनीज है उसका ही उत्पाद ले, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि जब किसान मार्केट में जाता है कोई कीटनाशक खरीदने के लिए तो 40% जो उत्पाद है वो डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले फिर वो देखे कि वो रसीद ले। अब ज़्यादातर दुकानदार रसीद देते नहीं है, किसान रसीद मांगता भी नहीं है। और जो उत्पाद उसने लिया है तो उसमें देखना चाहिए कि उसके पास कम से कम 2 साल होने चाहिए एक्सपायरी के। तो कई बार ये देखा गया है कि जो दवा लेता है मैक्सिमम वो एक्सपायर्ड हो चुकी होती है या फिर 2-3 महीने में एक्सपायरी होने वाली है। तो ये करे, फिर उस पर ऊपर एक लेबल आता है जो भी कीटनाशक का जो भी किसान खरीदता है, तो वो लेबल में जो मात्रा दी है उसी मात्रा में वो छिड़काव करना चाहिए। ज़्यादातर ये देखा है कि अगर आपको 0.5 ml प्रति लीटर छिड़काव करना है तो किसान ज़्यादातर 1 ml 2 ml भी प्रति लीटर छिड़काव कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से किसान को ही उसका नुकसान हो सकता है। जो कीट मैंने बताया जैसे फ्रूट बोरर का मैंने पहले बताया, फ्रूट बोरर के लिए जैसे जो रोगग्रस्त फल है या कीटग्रस्त फल है जो भी गिर जाते हैं उसको नष्ट कर दे। और फिर तो इस तरह से जो कीट प्रबंधन है वो पर्वतीय इलाकों में किए जा सकते हैं। डॉक्टर राधा मोहन, अब आपसे जानना चाहूंगी मैं कि वो इलाके जहां पर पानी की समस्या है, पानी की उपलब्धता कम है, तो वहां पर कई तरह की ऐसी फसलें हैं जिन्हें उगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या फलों के कुछ ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं जो इन इलाकों में भी लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए फल जो है, फल की बहुत तरह की जो विविधता है फलों में, जो अलग अलग कंडीशन में सफलतापूर्वक उत्पादन दे सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कम पानी की दशा में हमारा जो शुष्क वानिकी जो है अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में, वो इसी पे काम करता है, क्योंकि कुछ ऐसे विशिष्ट फल हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, वहाँ पे जिन फलों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें बेर उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेर के साथ साथ जामुन है, करौंदा है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, कटहल है, जिन फसलों को हम जहाँ पानी की उपलब्धता कम हो वहाँ पे हमें इन फलों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की ज़मीनों को जो अंडर यूटिलाइज हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है,
उन जगहों का भी इस्तेमाल हम फल उत्पादन में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये एक मुख्य विशेषता है फल उत्पादन की। बिल्कुल, यानी कि जो किसान हैं जो बाकी फसलें यहाँ से नहीं ले सकते हैं वो वहाँ पर फल उगाकर भी आमदनी कमा सकते हैं। डॉक्टर विनोद, लेकिन चुनौती वहाँ पे ज्यादा होती है किसानों के सामने, तो ऐसे में बताएं कि अगर किसी ने बेर, जामुन या करौंदा ऐसे पौधे लगाए हैं तो उन्हें किस तरह से पौधों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर जो पोषक तत्व प्रबंधन है या सिंचाई की व्यवस्था है वो किस प्रकार करनी चाहिए किसानों को? मैं जैसे अभी मैं बता रहा था कि जहां आपकी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी है, उसके बाद उस जो वहाँ की मिट्टी की दशा, वहाँ का जो जहाँ आप बाग लगा रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए फसलों का आप जो फलों वाली बागवानी के लिए जा रहे हैं तो उनका चयन करना चाहिए। उस चयन के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फसल में पोषक तत्व ले रहे हैं वो पोषक तत्वों की मात्रा उसकी उम्र के हिसाब से, जो फसल जो प्लांट लगाया है उसकी एज के हिसाब से बढ़ा देना चाहिए। अधिकतर किसान क्या करते हैं, बागवानी के समय बाग लगाने के बाद एक बार खाद लगाने के बाद उतनी मात्रा में खाद दोबारा आगे लगाते हैं, पर लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी का फल और अच्छी उपज नहीं प्राप्त होती। इसीलिए मैं हर किसान भाई को कहूँगा कि सबसे पहले आप जिस बागवानी के लिए जा रहे हैं, जिस फसल की बागवानी करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लें, क्योंकि जिस खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो उसमें उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। और उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए आपको कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं इनका एकीकृत प्रबंधन कर सकते हैं और उन्हीं के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी डाल सकते हैं। जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब डॉक्टर सचिन आपसे जानना चाहेंगे कि बारानी क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर जैसे कि बताया कि बेर, जामुन आदि जो फल हैं उनके पेड़ लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर भी क्या कीटों से जुड़ी हुई समस्याएं आती है किसानों के सामने? किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर होती है? जैसे सर ने बताया, बारानी जो क्षेत्र है, जैसे अरिड जोन की जो बातें कर रहे हैं हम, जहाँ जैसे बेर का फल है या कटहल है या अनार है, तो जहाँ पानी की मात्रा कम हो जाती है मैडम, वहाँ पे जो माइट्स है, माइट्स की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि माइट ऐसी पेस्ट है जहाँ भी आप अगर पानी कम दिया जाए तो उसका प्रकोप जैसे मार्च अप्रैल मई में ज़्यादातर आता है। तो किसान ये देखे कि अगर उसके पास पानी अगर बहुत कम है सिंचाई के लिए, तो रिक्वायर्ड जो भी पानी की जो मात्रा है वो टाइम पे देते रहे, और माइट के प्रकोप के लिए फिर उसके पास अन्य जैविक नियंत्रण की भी पद्धतियाँ हैं, तो उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। जैसे हम कुछ कीटनाशक है, जैसे नीम पेस्टिसाइड है हमारे पास जो पेड़ों से निकाला गया है, तो नीम ऑयल है 300 ppm से लेकर आपको 30,000 ppm तक का उसका कॉन्सेंट्रेशन वाले जो उत्पाद है मार्केट से मिल जाते हैं, तो इसका छिड़काव वो कर सकते हैं। जैसे 2 ml प्रति लीटर अगर 300 ppm है तो उसका छिड़काव वो कर सकता है। अगर 3000 ppm का अगर उसके पास उत्पाद है तो 1 ml प्रति लीटर का भी छिड़काव कर सकता है। इसके साथ साथ फिर उसके पास जैसे बार्किटिंग कैटरपिलर है जो शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादातर आती है, ये कीट जैसे है, ये रात में आके जो भी जो फल के पौधे हैं उसका जो रींड होता है उसको रींड को खाता है। तो उसका किसान लोग क्या करें कि इसका जो भी डैमेज ट्री है या डैमेज ब्रांचेस है उसका वहाँ से वो क्लीन कल्टीवेशन आराम से वो उसका करके वो उसको कंट्रोल कर सकता है। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फलों के उत्पादन के बारे में तो हमने जाना, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमने देखा कि विश्व में दूसरे नंबर पर है भारत। ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत तरह के फल हैं जो निर्यात भी होते हैं। डॉक्टर राधामोहन हमें बताएं कि भारत के वो कौन कौन से फल हैं जो वैश्विक बाजार में अच्छी खासी मांग रखते हैं? देखिए, जितनी भी उद्यान की फसलें हैं फलों को मिला के, इनका जो है निर्यात में बहुत बड़ा रोल है। जो फॉरेन एक्सचेंज करने की हम बात करें 35 से 40 हज़ार करोड़ का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो अगर हम फलों की बात करें तो उसमें जो मुख्य फल जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं इनमें अंगूर बहुत आवश्यक है, आम, प्रसंस्कृत और ताजे फल दोनों ही रूप में वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। और अनार जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, अखरोट बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अखरोट लगभग हम 23 कंट्रीज को हम यहाँ से निर्यात करते हैं। लगभग 200 करोड़ का बिजनेस हमारा अखरोट का है। और अब तो ये समस्या आ गई है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घर की डिमांड है, वो इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए फ्रूट नहीं कई बार अवेलेबल होता। तो
ये बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनकी अपार संभावना है एक्सपोर्ट की, जिसमें अपना लीची भी है, थोड़ा सा अमरूद भी है, और अब तो कुछ दिन पहले हमने सुना है कि थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रॉबेरी भी, खास करके महाबलेश्वर एरिया से उन्होंने उसका जीआई रजिस्टर कराया और थोड़ी मात्रा में वो उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को भी। और इसके अलावा सेव है जो हमारा हालांकि एशियन कंट्रीज में ही जाता है। जी। तो अखरोट और जो हमारा आम है और अंगूर, ये हमारे लगभग विश्व में कई कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ से इनका निर्यात किया जा रहा है और एक अच्छी खासी आय हमें इनके निर्यात से होती है। बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर सचिन, आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो कि इन फलों की खेती से जुड़े हुए हैं, आम, अंगूर है या अखरोट है, जिनकी अच्छी खासी जो निर्यात मांग है वो इस वक्त बनी हुई है, उन्हें अपने इस जो संभावना है उसे तलाशने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप उन्हें? जैसे ही मैडम हमारा जैसे उत्पादन फल उद्यान का बढ़ रहा है निरंतर, जैसे उत्पादकता बढ़ती जा रही है, उत्पादन बढ़ते जा रहा है जी। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जैसे ही अगर उत्पादन बढ़ गया तो निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो उसमें फिर जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे अवशेष है कीटनाशक के, अगर अवशेष पाए गए तो उत्पादन बढ़ने से भी फिर हम निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा किसानों से यही सुझाव है कि जब भी वो मार्केट से कीटनाशक खरीदते हैं तो ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड जरूर खरीदे और जो संस्तुति की जो मात्रा है उसी मात्रा में हमेशा छिड़काव करें। अगर ज़रूरी है तभी छिड़काव करें। कई बार ऐसा होता है कि कीट नहीं भी है तभी किसान छिड़काव करते हैं, तो ज़रूरी नहीं हर बार हम छिड़काव करें। तो ये करने से आपकी उत्पादन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और कीटनाशकों के अवशेष जो कम हुए हैं उसके साथ साथ आप जब निर्यात करोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनोद, आपको सुझाव देना चाहेंगे किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए? मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप अच्छे उत्पादन और गुणवत्ता युक्त फलों की यदि उपज लेना चाहते हैं तो यदि आप पानी लगा रहे हैं तो वो पानी की क्वालिटी जो मैं बता रहा था कि चेक करा लेना चाहिए, जांच के बाद लगाएंगे। क्या होता है कि जैसे अपना राजस्थान एरिया है, बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ क्षारी वाटर है, उस पानी को जिप्सम के साथ ट्रीट कर लें। संतुलित मात्रा में जो मिट्टी जांच के बाद जो आपके पोषक तत्वों की मात्रा की ज़रूरत है उतना उसमें दें। उसके साथ साथ अपने जो सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति कोशिश करें कि कार्बनिक खादों के द्वारा दें, चाहे बायो फर्टिलाइज़र हो या आपका गोबरी खाद हो चाहे कंपोस्ट हो। इसके बावजूद भी आपका अच्छा फसल उत्पादन नहीं हो रहा है तो उसके सिम्टम्स आपके फल और पौधे दिखाना शुरू कर देता है कि कौन से पोषक तत्वों की आपकी कमी है, तो उसको आप स्प्रे करके भी उस पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बेहतर उत्पादन के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाना बेहद ज़रूरी है। निर्यात की स्थिति के बारे में तो हमने बात कर ली। डॉक्टर राधा मोहन, अब जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने आम के बारे में बताया, इसके ताज़े फलों की मांग तो है ही, लेकिन प्रसंस्कृत जो फल है इसके उसके भी मांग है। तो प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है फलों के मामले में, इसमें कितनी संभावनाएं हैं किसानों के लिए? देखिए, हमारे यहाँ जो प्रसंस्करण है वो बहुत कम है, 1-2% ही होता है जी, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि सीजन पे हमारे यहाँ फल इतने सस्ते हो जाते हैं, चाहे वो सब्जी हो फल हो, कि किसान को उसकी उतनी अच्छी आय नहीं मिलती। जैसे हम आपको स्ट्रॉबेरी के उदाहरण देते हैं कि जब हम स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करते हैं तो सारे फल उसमें बाजार में बेचने लायक नहीं होते। कुछ फल इतने छोटे होते हैं, तो हमारे किसान भाई जो स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो छोटे फल हैं उनका वो पल्प प्रिजर्व करके रखें जी। पल्प प्रिजर्व, क्योंकि डेली आप उससे जैम जेली चटनी नहीं बना सकते। आप दसियों बार तुड़ाई करते हैं अपने खेत से, तो जो ऐसे फल हैं जिनको बाजार में नहीं बेचा जा सकता, छोटे फल हैं या उनका कलर उन पर उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो उसका आप पल्प, पूरा फल ही आप प्रिजर्व कर सकते हैं। और जब आपके पास पर्याप्त मात्रा हो जाए तो फिर आप उससे कोई भी उत्पाद जो आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो प्रसंस्करण है उसकी अपार संभावनाएं हैं। हालांकि उसके लिए अच्छी प्रजातियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि हर प्रजाति का प्रसंस्करण नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण एक दूं आम का, कि आम में एक प्रजाति है तोतापरी, जो खास करके जो उसका पल्प होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए बहुतायत तरीके से इस्तेमाल उसको करते हैं। तो सारी प्रजातियों का हम उस तरह से उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते या परिरक्षित नहीं कर सकते। तो अपार संभावनाएं हैं। अगर हम सही तरीके से उनका कुछ प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं और बनाते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो निश्चय ही हमारी इनकम जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आय दोगुनी करने का, उसमें ये निश्चय ही एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल। यानी कि आप अगर प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं, मूल्यवर्धन करना चाहते हैं,
तो आपको ये देखना होगा कि आपको उस फल के कौन सी जो प्रजाति है उसका चुनाव करना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। बहरहाल आम की जैसा कि उदाहरण के तौर पर लिया डॉक्टर राधा मोहन ने, मैं जानना चाहूंगी कि आम फलों का राजा भी कहलाता है और इसकी अच्छी खासी मांग घरेलू बाजार में तो है ही और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही है। डॉक्टर विनोद, हमें ये बताएं कि जो आम के किसान हैं उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर कोई कमी रह जाती है तो किस तरह के रोग या किस तरह की समस्या आ सकती है आम में खास तौर पे? मैं जैसे अभी बता रहा था आपको कि जब किसान की जो भी समस्या है उस समस्या से संबंधित जानकारियां हमारे सभी संभाग, जितने भी उद्यान संभाग हैं वहाँ सब मिलता है आपको, पर लेकिन कुछ जानकारियां किसानों के पास स्वतः ही होती हैं। जैसे कि आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि खेत की उर्वरा शक्ति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा। उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि आप गोबरी खाद, पर लेकिन आप गोबरी खाद इतनी मात्रा में आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो जिस पीरियड में आपके बगीचे में फल नहीं है, फल वाला जो पीरियड नहीं है, उस पीरियड में आप दलहनी फसलें लगा सकते हैं। और जो डोरमेंसी पीरियड में जितनी पत्तियां ज़मीन पर गिरती है उसको भी खेत में उसको दवा देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अधिकतर किसान करते हैं कि पत्तियां गिरती हैं और बाहर निकाल देते हैं और वो अपने किसी दूसरे यूज में ले लेते हैं, पर लेकिन पत्तियों को भी उसी में डालना है, दलहनी फसल लगा के उसका अवशेष है उसको भी उसी में दबाना है। और सबसे मेन चीज़ जो है, नमी जब आपका फ्रूटिंग स्टेज चल रही हो, जब फल बनने जा रहा हो और पकने तक, उसकी नमी का हमेशा ध्यान रखें। उस देखते रहें कि हमारे प्लांटों के नीचे नमी की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि वो नमी ही एक कारण ऐसा है कि जो पोषक तत्व ज़मीन से होते हैं वो उस नमी के द्वारा ही आपके पेड़ों को मिलते हैं। तो मैं सब किसान भाइयों से फिर आग्रह करूँगा कि आप बागान में जब फसल आती है तो उस जो फ्रूट आते हैं तो फ्रूट की देखभाल एक बच्चे की तरह करें कि उसको कब पानी की ज़रूरत है, कब उसको खाद की ज़रूरत है, कोई कीड़ा बीमारी तो नहीं लगी हुई है, या कौन यदि हमारे पोषक तत्व की किसी की कमी है तो उसका कौन सा लक्षण आ रहा है, उस लक्षण के हिसाब से उसमें फर्टिलाइज़र और पोषक तत्व दे देना चाहिए, जिससे आपको अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादन आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। और जानना चाहेंगे डॉक्टर सचिन, अगर आप हमें बता सके कि कई बार हम देखते हैं कि जो फलों के किसान हैं वो फलों को पकाने के लिए किसी न किसी रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, ये कितना उचित है, या फिर किस तरीके से पकाया जाए कि सेहत को नुकसान ना पहुंचे, क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? मैडम, जैसे साउथ इंडिया में जहाँ आम पहले निकलता है तो उसको पहले पका के डायरेक्ट दिल्ली भेजना होता है जी। तो मैं जैसे मेरे फैमिली के, मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मैं जैसे ही मई या जून नहीं आए तब तक मैं आम खाता नहीं हूँ। तो ये बहुत खराब पद्धति है जो आर्टिफिशियली आम को पकाया जाता है, और ये पाया गया है कि इससे कैंसर भी होता है। तो जैसे 85% मैच्योरिटी पे जैसे आम या अन्य फल तोड़े जाते हैं, है ना, कई फल होते हैं जो आम पेड़ों पे पकते हैं, कई फल तोड़ने के बाद पकते हैं। जैसे मैंने अनार बताया था, अनार एक्चुअली जब पकता है तभी तोड़ा जाता है। आम आप जब कच्चा होता है तभी आप तोड़ के पकाते हो। तो जैसे जैसे फल है वैसे ऐसी पद्धतियाँ अनेक है, लेकिन जो केमिकल या रसायन का जो प्रयोग किया जाता है वो किसान ना करे, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल जी हाँ, तो इसलिए किसानों को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अच्छी आमदनी तो होनी ही चाहिए, साथ ही लोगों की जो सेहत है वो भी बरकरार रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए। बहरहाल फलों की खेती के बारे में बातचीत हमारी यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए, कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन? आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। आज हम अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के मौके पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। फलों की खेती और बागवानी से जुड़े किसानों के लिए यहाँ पर कई बातें हमने की है। डॉक्टर राधा मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, खास तौर पर बागवानी से जुड़े किसानों के लिए? देखिए,
2003-04 से लगभग जो है बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी जी। और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 2011-12 के अंत तक हमें अपने जो उद्यानिकी की फसलें हैं उनका उत्पादन डबल करना है। अब उत्पादन डबल करने के दो ही तरीके हैं कि या तो जो हमारे ऑर्चर्ड हैं, जो बाग हैं, उनकी उत्पादकता को हम बढ़ाएं, उसमें खाद डालें, उनकी कटाई छटाई ठीक करें, उनमें पानी ठीक तरह डालें। दूसरा, जो नए बाग हम लगाएं वो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों के लगाएं जी। तो इस योजना में बहुत सारे चीज़ें इसमें रखी गई थी। अब बाद में उसको कृषि मंत्रालय में मर्ज कर दिया गया है उस स्कीम को, और अभी भी जो स्टेट डिपार्टमेंट जो हमारे काम कर रहे हैं वो हमारे जो भी किसान भाई हैं अपने जिला उद्यान अधिकारी के पास जाके उनसे पता कर सकते हैं कि जैसे ड्रिप इरीगेशन के ऊपर भी सरकार कुछ उनको सब्सिडी दे रही है, पौधे आप खरीदते हैं उस पर भी सरकार कुछ देती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जब आप अच्छी गुणवत्ता वाला पौधा सही तरीके से लगाएंगे तो उसके लिए हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप अपने जिला उद्यान अधिकारी के पास अवश्य जाएं और उनसे पूछें कि भाई किन किन तरह से वो जो है डिपार्टमेंट जो है उद्यानिकी विभाग है वो हमारी सहायता कर सकता है, कहाँ कहाँ हमें हेल्प कर सकता है। नर्सरी पे भी दे रहे हैं, स्टोरेज बनाने पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल, योजनाओं का लक्ष्य यही है जो किसान है वो बागवानी से जुड़े और जो कृषि उत्पाद मिले वो गुणवत्ता युक्त हो। कीटों की वजह से गुणवत्ता को काफी असर पड़ जाता है। डॉक्टर सचिन, ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि किसान कई बार कीटों से छुटकारा पाने के लिए कई बार छिड़काव करते हैं, तो ऐसा न करना पड़े इसके लिए क्या कर सकते हैं किसान? मैडम, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ अनार का। जैसे अनार में पहले जैसे अनार 6 महीने का क्रॉप है, जैसे जब से फूल निकलता है तब तुड़ाई तक, तो सब पहले 45 स्प्रे किसान करते थे, 45 स्प्रे। तो कई प्रकार के हार्मोन्स है उसमें, फिर फफूंदनाशी है, जीवाणुनाशी है, फिर कीटनाशी है। तो इस पे फिर उस अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर ने उन्होंने रिसर्च करके वो 45 स्प्रे 15 तक रिड्यूस किया है। तो जो किसान 45 स्प्रे कर रहा है उसको भी उतना ही उत्पादन मिल रहा था, और जो 15 कर रहा था उसको भी उतना ही मिल रहा था। तो किसान जो भी, जैसे कोई आम का किसान हो या कोई अनार का किसान हो या कोई सेब का किसान हो, तो जो आसपास जो कृषि विश्वविद्यालय है या फिर किसान कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से वो चर्चा करके या वहाँ से उनके जो भी टेक्निक्स है वो जानकारी लेके पता कर सकता है कि कब हमको छिड़काव करना चाहिए। और मैंने पहले जैसे बताया था आपको कि छिड़काव जस्ट कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन में अगर आपको छिड़काव करना है तो आप कई बार छिड़काव कर सकते हो, लेकिन कीट है तभी आपको छिड़काव करना चाहिए। और जैसे पहले मैंने बताया कि ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड हमेशा यूज़ कीजिए। जैसे बहुत जैविक कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है, जैसे मेटाराइजियम ब्यूवेरिया है, ये फफूंदनाशी है, फफूंद है और कीटों को भी मारते हैं। ट्राइकोडर्मा नाम की एक फफूंद है जो कई प्रकार के जो फफूंद है, जैसे जड़ों में जो रोग आते हैं पौधों में, तो उसको भी मारते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे पास कीटों को मारने के लिए जीवाणुनाशी वायरसेस है, जैसे एनपीवी है, फिर बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis है, और कई प्रकार के हमारे पास जो पेड़ों से लिए गए जो कीटनाशी है, जैसे नीम है, करंजीन है, तो इसका भी इस्तेमाल अगर किसान करेगा तो उसकी उपज भी कम होगी, उपज की जो आय होती है उसमें भी कम होगी, और जो अन्यथा जो हमारा जो उत्पाद आता है वो उत्पादन में भी जो कीटनाशकों के अवशेष है वो भी कम होते जाएंगे। जी बिल्कुल। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर विनोद, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने हमें बताया कि किस तरह से अगर पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो कई तरह की समस्याएं, कई तरह के रोग लग सकते हैं। ऐसे में एक किसान किस तरह से ये जाने, किस तरह से उन लक्षणों को पहचाने कि वो ये जान पाए कि पोषक तत्व की कमी हो रही है? हाँ, ये बहुत आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे मैं अभी बोला था कि आप स्प्रे करके भी जो लक्षण आ रहे हैं उसकी कमी के लक्षणों को देखते हुए स्प्रे कर सकते हैं जी। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, यदि आपके पौधों में नाइट्रोजन की कमी है तो उसके जो पत्ते हैं वो जो स्पेशली कुछ नई पत्तियाँ होती हैं, कुछ पुरानी पत्तियाँ होती हैं, जो पुरानी पत्तियाँ बीच में जो पत्तियाँ होंगी वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी जी। पर लेकिन वहीं नई पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाए तो वो आपकी सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। तो ये किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के द्वारा पुरानी पत्तियां और सल्फर की कमी के लक्षण के कारण नई पत्तियां पीली पड़ती हैं। अब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस से क्या है कि जो पत्तियों का आकार है वो सिकुड़ जाता है और पूरी वृद्धि नहीं होती, और सबसे बड़ा
जो पत्तियों का आकार जो है कुरूप टाइप का, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए पत्तियों का, वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो उसके अलावा भी यदि फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो पत्तों की पत्तियां कुछ बैंगनी और इस तरह कलर की हो जाती हैं। जैसे अमरूद है, अमरूद में बैंगनी और इस तरह की कलर की पत्तियां हो जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। यदि पोटास की बात करते हैं तो पोटास की वजह से पत्तियां जलने लगेंगी, जो कि उसके किनारे वो जलने लगेंगे, और पत्तियों की टहनियाँ, वो जो टिप्स होती है, टहनियों की टिप्स होती है, वो सूखने लगेगी। तो ये आपको समझ जाना चाहिए पोटास की कमी है। ऐसे ही जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, इन सब के अपने लक्षण हैं। जैसे मैग्नीज की कमी है तो पत्तियां का जो सिकुड़ने के साथ साथ गुच्छे टाइप में बन जाएंगे, तो समझ लेना कि ये मैग्नीज डेफिशिएंसी है। आयरन होगा, आयरन की कहीं डेफिशिएंसी होगी और उसकी कमी कहीं जो पत्तों पर नजर आएगी, तो पूरी पत्ती पीली तो होगी पर लेकिन उसकी जो सिराएं, जो भीतर जो सिराएं होती हैं वो हरी होंगी, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस में पूरी तो ये कई लक्षण हैं जिन्हें किसान पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि जो पोषक तत्व है उनकी कमी पौधों में हो रही है। जानना चाहेंगे डॉक्टर सचिन आपसे कि जो स्प्रे करते हैं किसान, कीटनाशक का जो छिड़काव करते हैं, छिड़काव के कितने दिनों बाद उन्हें फलों की तुड़ाई करनी चाहिए? मैडम एक्चुअली मार्केट में 4 प्रकार के कीटनाशी होते हैं। जैसे अति जहरीला, उसके ऊपर लाल रंग का ट्रायंगल होता है जी। अगर उससे नीचे जहरीला आता है, उसके पीले रंग का ट्रायंगल आता है। तो जैसे मैंने बताया ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड में उसमें हरे रंग का ट्रायंगल आता है। तो जब भी जो किसान है जब मार्केट से दवा लेता है तो उसके साथ एक लेबल आता है। तो नॉर्मल प्राय ये देखा गया है कि किसान जैसे ही वो ले लेता है वो फेंक देता है, लेकिन वो उसमें कई प्रकार की इंफॉर्मेशन लिखी होती है जी। कि उसमें कितने मात्रा में छिड़काव करना चाहिए और कितने दिनों के बाद वो तुड़ाई किसान कर सकता है। तो ये मैंने जैसे बताया कि अगर अति जहरीला है तो उसके लिए 20 दिन के करीब पीरियड होता है, जहरीला है तो 10 दिन, और ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड है नॉर्मली अगर छिड़काव करने के बाद 7-8 दिन में आप तुड़ाई कर सकते हो। तो ये वो लेबल के साथ दिया रहता है, तो लेबल किसान जरूर पढ़े। बिल्कुल, तो ये तमाम जानकारी किसानों को जरूर होनी चाहिए कि वो स्प्रे का छिड़काव कब किस समय कर रहे हैं, उसके कितने दिनों बाद वो तुड़ाई कर सकते हैं। चलते चलते डॉक्टर राधा मोहन, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के मौके पर आप हमारे फलों के खेती से जुड़े हुए जो किसान हैं, जो बागवानी से जुड़े हुए किसान हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि फल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं और आप नए बाग अवश्य लगाएं। और बाग लगाते वक्त 2-3 बातें बहुत आवश्यक हैं कि वही प्रजाति लगाएं जो आपके क्षेत्र के लिए जिसकी संस्तुति है, और किसी भी प्रमाणित नर्सरी से खरीदें, और पौधे की उम्र 1 साल से ज़्यादा न हो। इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। जी बिल्कुल। डॉक्टर राधा मोहन, डॉक्टर विनोद और डॉक्टर सचिन, आप तीनों ने हमें इस कार्यक्रम के दौरान बहुत ही अहम जानकारियां दी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से फलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है, और इसके साथ ही फलों का उत्पादन भारत में बहुत ज्यादा है, विश्व में हम दूसरे स्थान पर है। ऐसे में किसान जो है वो इस क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए फलों की खेती को जरूर अपनाएं, खुद भी फल खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, और इसी को कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम मिलना। बहरहाल विचार विमर्श में आज बस इतना ही। आपको बता दें, विचार विमर्श को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, और ये तमाम जानकारियां आप दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लें। विचार विमर्श की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।